बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो उसका टॉपिक स्टार्ट होता है कन्वर्जेंस सीक्वेंसेस के बारे में हमने देखना है, कॉशी सीक्वेंस देखनी है और कुछ कंप्लीटनेस के अबाउट रिजल्ट्स देखना है और ये देखना है कि कंप्लीटनेस क्या होती है। होप्स हो कि आपने प्रीवियस लेक्चर जो है वो ध्यान से सुना हो। तो सीक्वेंस के बारे में आपको ऑलरेडी पता है सीक्वेंस क्या होती है, जैसे आप रियल नंबर्स की सीक्वेंस से वाकिफ़ होंगे। बेसिकली सीक्वेंस एक ऐसा फंक्शन होता है जिसकी डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर होती है, यानी आप टर्म्स को नंबर असाइन कर रहे होते हो, एक पहली टर्म रखते हो, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म एंड सो ऑन इन्फिनिट मैनी टर्म्स होती हैं और वो एक ख़ास पैटर्न पे चल रही होती हैं, उसे हम सीक्वेंस कह देते हैं। तो सीक्वेंस की कन्वर्जेंस का क्या मतलब है कि कोई भी सीक्वेंस अगर किसी ख़ास पॉइंट की तरफ जा रही है, उसकी जो टर्म्स हैं वो किसी पैटर्न पे चलते हुए किसी नंबर को कन्वर्ज कर रही हैं, तो हम कह देते हैं कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। और अगर उसकी कोई पैटर्न ना बन रहा हो, वो कभी किस पॉइंट की तरफ चली जा रही है, कभी किस पॉइंट की तरफ, यानी आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि सीक्वेंस का बिहेवियर कैसा है, तो हम उसको डाइवर्जेंट कह देते हैं। या कुछ सीक्वेंसेस ऐसी इतनी टफ़ होती हैं कि उनकी कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस के बारे में बताना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मीट्रिक स्पेस के अंदर जो कन्वर्जेंस है वो देखते हैं कि किस डेफिनेशन के साथ है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट वही सेम ही रहेगा। तो कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस एंड लिमिट, इसको पढ़ते हैं। अ सीक्वेंस एक्स एन इन अ मीट्रिक स्पेस एक्स equals xd is said to converge or to be convergent if there is an x belongs to capital X such that limit n approaches infinity d of x and x is equal to 0. X is called the limit of xn and we write limit n approaches to infinity xn is equal to x. ठीक है, और सिंपली xn कन्वर्जेस टू x। तो क्या मतलब वो इस बात का कि एक मीट्रिक स्पेस आपके अंदर आपके पास x है, उसके ऊपर एक मीट्रिक डिफाइन है d, उसके अंदर आप एक सीक्वेंस लेते हो, यानी कि कुछ पॉइंट्स उठाते हैं और वो पॉइंट्स एक ख़ास पैटर्न पे चलते हुए कन्वर्जेंट तब होते हैं अगर उस स्पेस के अंदर एक पॉइंट ऐसा आपको मिल जाता है x के उस सीक्वेंस की जितनी भी टर्म्स हैं एक्स एन, यानी x1 2 3 सो ऑन, एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, मीन्स आप नेचुरल नंबर की बात कर रहे हो, क्योंकि नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। तो उन तमाम के लिए जो डिस्टेंस होगा उन टर्म्स का उस x के साथ वो ज़ीरो हो जाता है एज एन टेंड टू इन्फिनिटी। यानी हो सकता है कि जो पहली टर्म है x1, उसका x से जो डिस्टेंस है वो ज़ीरो ना हो, वो ज़्यादा हो। दूसरी टर्म है उसका उससे लेस हो जाए, थर्ड टर्म हो उसका मज़ीद लेस हो जाए, और होते होते जैसे ही हमारी टर्म्स ज़्यादा होने लगती हैं, या n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हम इन जनरल कह देते हैं, तो हमारी जो टर्म्स होती हैं वो x से इतना क्लोज हो जाती हैं कि उनका आपस का डिस्टेंस ज़ीरो रह जाता है। ठीक है, तो उस x को हम फिर लिमिट ऑफ द सीक्वेंस कह देते हैं, और उसको फिर लिखने के ये दो तरीके हैं। और हम कहते हैं कि एक्स एन कन्वर्जेस टू x और हैज़ द लिमिट x। अगर ये कन्वर्जेंट ना हो तो हम इसको डाइवर्जेंट कह देते हैं। अब जो इस फार्मूले के अंदर हमने मीट्रिक यूज़ की है, यानी कि d यूज़ किया है, d का फार्मूला यूज़ किया है, ये इसी तरह से डिस्टेंस के लिए रिप्रेजेंटेशन है। जैसे ही स्पेस बदलेगी आपका जो d का फॉर्मूला है वो बदल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो अहम चीज़ आ जाती है हमारे पास, हाँ, वो एक और कॉन्सेप्ट है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक सीक्वेंस है और वो कन्वर्जेंट है, लेकिन जिस स्पेस के अंदर आप उसको देख रहे हो उसमें उसकी लिमिट नहीं मौजूद। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास इंटरवल है 0 से 1 का, ठीक है, ये R का सबसेट है, इसके ऊपर मीट्रिक डिफ़ाइन की जा सकती है। अब इसके अंदर अगर मैं कोई सीक्वेंस लेती हूँ, जैसे ये 1/2 1/3 1/4 सो ऑन एक सीक्वेंस है, और आप जानते हो कि इसकी लिमिट जो है वो ज़ीरो है, इस सीक्वेंस की जो लिमिट है वो ज़ीरो है, तो ज़ीरो तो आपका इस सेट का पॉइंट नहीं है, ज़ीरो तो ओपन इंटरवल की वजह से इंक्लूड ही नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये इस सेट के अंदर हमारी जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट नहीं है, वो डाइवर्जेंट है। हालांकि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है लेकिन आपकी स्पेस के अंदर वो कन्वर्ज नहीं कर रही। सो डेफिनेशन में जो x बिलोंग्स टू कैपिटल X, या जो भी स्पेस आप कंसीडर करो वो लिखा हुआ है, उस पॉइंट को आपने मिस नहीं करना है। ठीक है, तो सीक्वेंस बाज़ औक़ात कन्वर्जेंट होगी, लेकिन हो सकता है वो आपकी स्पेस में डाइवर्ज कर रही हो, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है।
मज़ीद हम देखते हैं कि क्या डेफिनेशन है। वी कॉल a non-empty subset M subset of X a bounded set if it is a if its diameter delta M is equal to supremum distance of x y belongs to M dxy is finite। अब ये एक और सेंस पे बात हो रही है कि हमारे पास कोई भी सेट स्पेस का सबसेट M वो बाउंडेड कब होता है। स्पेस का सबसेट M बाउंडेड तब होता है अगर उसका डायमीटर फाइनाइट नंबर हो। मींस जो उसके अंदर मौजूद पॉइंट्स हैं उनके आप डिस्टेंसेस निकाल लें और उन डिस्टेंसेस में से जो सबसे बड़ा डिस्टेंस हो मीन सुप्रीमम हो वो फाइनाइट होना चाहिए। बिकॉज छोटे नंबर तो वैसे भी फाइनाइट होंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा गैप है पॉइंट्स के बीच में वो फाइनाइट अगर रहता है तो आप कहोगे कि जो स्पेस का सबसेट है वो बाउंडेड है, अदरवाइज नहीं है। एंड वी कॉल अ सीक्वेंस एक्सएन इन एक्स इज़ अ बाउंडेड सीक्वेंस। यानी कि फिर आप स्पेस के अंदर जो भी सीक्वेंस ले रहे हो इसके अकॉर्डिंग वो भी बाउंडेड सीक्वेंस बन जाएगी अगर तो वो जो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट सेट है यानी कि जो सीक्वेंस की टर्म्स हैं वो आपके सबसेट के अंदर बाउंडेड है। मीन्स उनका आपस का जो डिस्टेंस है वो फाइनाइट है। Obviously M is bounded, then M is contained in the ball center at x naught and radius r। इस बात का क्या मतलब है कि अगर आपका सबसेट बाउंडेड है, ठीक है, तो उसकी जो टर्म्स होंगी वो किसी न किसी बॉल के अंदर ही लाई कर रही होंगी, वो उस खास रेडियस से बाहर नहीं जा सकती हैं बिकॉज वो बाउंडेड हो गई हैं। उनका डिस्टेंस एक क्योंकि हमने कह दिया कि डायमीटर फाइनाइट है, मीन्स उनकी उसकी टर्म्स का आपस का डिस्टेंस किसी खास नंबर से लेस होगा फाइनाइट होने की वजह से। सो वो किसी बॉल में लाई करी होंगी, उसके लिए रेडियस आर पॉजिटिव होने लेना होगा और कोई भी पॉइंट सेंटर भी मौजूद होगा। अब इसी चीज़ को हम देखते हैं कि डेफिनेशन के थ्रू बाउंडेडनेस को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। लेट x इज इक्वल टू एक्स टी बी अ मीट्रिक स्पेस, देन अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन x इज बाउंडेड एंड इट्स लिमिट इज़ यूनिक। ठीक है, कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो होती है स्पेस के अंदर वो बाउंडेड होती है। ये आपने याद रखना है कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होती है और उसकी जो लिमिट होती है, अगर वो क्योंकि कन्वर्जेंट है तो लिमिट तो होगी, ज़ाहिर बात है, वो यूनिक होती है, एक से ज़्यादा लिमिट्स नहीं हो सकती हैं। और दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर आपके पास दो डिफरेंट सीक्वेंसेस हैं, इफ़ एक्स एन अप्रोचेस टू एक्स एंड वाई एन अप्रोचेस टू वाई इन द स्पेस, देन the distance between the sequences will converge to the distance between the limits। ठीक है, यानी कि आप सीक्वेंसेस का आपस का डिस्टेंस अगर देखोगे तो वो भी एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस बनाएगा। ठीक है, टर्म्स को अगर आप जैसे आप x1 y1 ले लें, x2 y2 x3 y3, तो इन चीज़ों से मिलकर भी एक सीक्वेंस बन रही है, एक पैटर्न पे चलते हुए सीक्वेंस बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो वो सीक्वेंस जो होगी उसकी भी एक लिमिट एग्जिस्ट करेगी और वो लिमिट बेसिकली क्या होगी, वो उन दोनों लिमिट्स का आपस का डिस्टेंस होगा। ठीक है, अब इन दो बातों को हमने प्रूव करना है। प्रूव कैसे करना है? पहला पॉइंट क्या था? कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज़ बाउंडेड और उसमें लिमिट को भी यूनिक करवाना है। तो सबसे पहले तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस मींस कि आपके पास एक सीक्वेंस ऐसी हो एक्स एन जो कि किसी पॉइंट एक्स को कन्वर्ज कर रही हो। अब हमें प्रूव करना है कि वो बाउंडेड है। बाउंडेड होने के लिए उसको उसकी टर्म्स का जो डिस्टेंस है वो हमें किसी फाइनाइट नंबर से लेस करना होगा, यानी उसका डायमीटर हमें फाइनाइट बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अब कन्वर्जेंट है तो इट मीन्स बाय डेफिनेशन हमारे पास एक एप्सिलॉन ऐसा लाजमी होगा जिसको हम 1 ले लेते हैं फॉर एग्जांपल अपने सेक के लिए कि वो एप्सिलॉन 1 के इक्वल है। वी कैन फाइंड एन एन सच दैट डी ऑफ एक्स एंड एक्स इज लेस देन 1। ठीक है, कन्वर्जेंट होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि फॉर एप्सिलॉन 1 हमारा जो सीक्वेंस की टर्म्स का एक्स से डिस्टेंस है वो लेस देन 1 रहेगा फॉर एन ग्रेटर देन कैपिटल एन। हेंस बाय द ट्राइंगल इनइक्वालिटी। अब ट्राइंगल इनइक्वालिटी यहाँ पे थोड़ी सी कंप्यूटेशन करके एक फॉर्म बनाई गई है, डी ऑफ एक्स एन एक्स इज लेस देन 1 प्लस ए। ठीक है, अब ये 1 प्लस ए से लेस कैसे हुई है, इसमें जो हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी यूज़ करते हैं हम लिखेंगे डी ऑफ एक्स एन एक्स लेस देन और इक्वल टू, आप अंदर एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाओगे एक्स कैपिटल एन।
जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरह की एक टर्म इंक्लूड करवाओगे, राइट। अभी आप अगर लिखना चाहें तो पेंसिल उठाकर इस चीज़ को लिखें कि डी एक्स एन एक्स लेस देन डी ऑफ एक्स एन कॉमा एक्स कैपिटल एन और फिर प्लस डी ऑफ एक्स कैपिटल एन विद एक्स, ठीक है। ये मैंने ट्रायंगल इनइक्वालिटी बनवाई है आपसे। अब क्या होगा हमारे पास, जो हम लिखते हैं डी ऑफ एक्स एन विद एक्स कैपिटल एन जो है उसका जो डिस्टेंस है, उनका आपस का जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन 1 होगा, बिकॉज जो हमारी लिमिट से टर्म्स का डिस्टेंस है वो तो हमने लेस देन 1 रखा है, ठीक। तो इट मीन्स ये जो n टर्म्स होती हैं ये हमारी उस सीक्वेंस की कन्वर्जेंट टर्म्स में से निकल जाती हैं। ये कुछ स्टार्ट की टर्म्स होती हैं जो हमारी कन्वर्जेंट में नहीं आ रही होती, ठीक है। उनका गैप 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। इस पॉइंट को हमेशा समझिएगा कि जो हमारा कैपिटल N होता है वो हमेशा डाइवर्जेंट टर्म्स होती हैं, उनका गैप जो होता है वो हमारे एप्सिलॉन से हमेशा बढ़ रहा होता है। सो हम ग्रेटर देन 1 लिख सकते हैं। जो इनमें से एक्स कैपिटल N विद x होगा उसको हम a कह देते हैं, और a जो है वो मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ एक्स एन विद x हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे ट्राइंगल इनइक्वालिटी d ऑफ एक्स एन एक्स लेस देन 1 प्लस a हो जाती है आपके पास। अब चूँकि एक फाइनाइट नंबर जो हमारे पास ट्रायंगल इनइक्वालिटी में, अब उनकी हाँ एक फाइनाइट नंबर से हमने लेस कर लिया ना ऊपर, तो यही बाउंडेडनेस की रिक्वायरमेंट थी कि एक फाइनाइट से उसकी जो टर्म्स का डिस्टेंस है वो लेस हो जाए तो हमारी सीक्वेंस बाउंडेड हो जाती है। और दूसरी चीज़ जो हमें शो करना है उसमें वो ये करना है कि लिमिट जो है वो यूनिक है। इसके लिए हम लेट करते हैं कि एक्स एन एक्स को कन्वर्ट करिए और एक्स एन जी को भी कन्वर्ट करिए, ठीक है। हमने इसकी कंट्रेरी सपोज कर लिया। यूनिकनेस का मतलब होता है आपके पास एक ही चीज़ है, लेकिन हमने क्या किया, हमने दो डिफरेंट लिमिट्स को कंसीडर कर लिया है। तो हम देखेंगे कि किसी न किसी रूल की वायलेशन हो जाएगी। तो इसको चेक कर लेते हैं। इसके लिए थोड़ी सी कंप्यूटेशन की गई है। डी ऑफ एक्स जी, इस x का और z का आपस का डिस्टेंस हम कंसीडर कर लेते हैं। अब इसके बीच में हम टर्म खुद से इन इक्वालिटी की मदद से एडजस्ट करवा सकते हैं, यानी एक्स एन हमने x के साथ और z के साथ अटैच करवा दी, ठीक है। और आप जानते हो कि एक्स एन एक्स को कन्वर्ट करिए तो ये ज़ीरो हो जाएगा, इसी तरह से एक्स एन जी को कन्वर्ट करिए तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब है डी ऑफ एक्स जी जो है वो ज़ीरो को कन्वर्ट करिए। इट मीन्स जब भी डिस्टेंस जो होता है वो ज़ीरो के इक्वल होता है तो मीट्रिक की डेफिनेशन ये इम्प्लाई करती है कि वो पॉइंट्स ही आपस में बराबर हैं, तो एक्स और जी दोनों एक ही हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारी यूनिकनेस ऑफ द लिमिट प्रूफ हो जाती है। जो सेकंड पार्ट है उसमें ये है कि अगर दो सीक्वेंसेस कन्वर्ज कर रही हैं किसी पॉइंट्स को, तो जो उनकी उनसे बनने वाली सीक्वेंस होंगी वो भी कन्वर्ज होंगी। इसमें सिर्फ एक ट्रायंगल इनइक्वालिटी यूज़ हुई है। आप इसको खुद से सॉल्व करेंगे और फिर मुझे बताएंगे कि आपसे हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। फर्दर थोड़ी सी थीरी जो अंदर आ जाती है इसको खुद भी पढ़ने की कोशिश किया करें। अब तक आपको थीरी पढ़ने की आदत जो है वो थोड़ी बहुत डेवलप हो जानी चाहिए। मैं डायरेक्ट डेफिनेशन पे आती हूँ। डेफिनेशन क्या है कॉची सीक्वेंस की, हमारे पास एक सीक्वेंस एक्स एन मीट्रिक स्पेस के अंदर कॉची कब कहलाती है या फिर फंडामेंटल कब कहलाती है, if for every epsilon greater than 0 there is an capital n of epsilon such that d of xm xn less than epsilon for every mn greater than capital N। अब इस बात का क्या मतलब है कि वो सीक्वेंस कॉशी होती है जिसकी टर्म्स आपस में क्लोज होना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। आपस में जो टर्म्स का डिस्टेंस है वो किसी खास नंबर एप्सिलॉन से लेस रहता है, तो हम कहते हैं कि हमारी जो सीक्वेंस है वो कॉशी सीक्वेंस, ठीक है। द स्पेस एक्स इज सेड टू बी कंप्लीट इफ एवरी कॉशी सीक्वेंस इन एक्स कन्वर्जेस। अगर आपकी स्पेस के अंदर मौजूद हर कॉशी सीक्वेंस कन्वर्ज करती हो, इट मीन्स कि हर कॉशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होती। तो जो कॉशी सीक्वेंसेस आपकी स्पेस में कन्वर्जेंट होंगी, अगर सारी की सारी स्पेस के अंदर मौजूद सारी कॉशी सीक्वेंसेस कन्वर्जेंट होती हैं तो फिर उस स्पेस को हम कंप्लीट स्पेस कहते हैं, ठीक है। तो कंप्लीट स्पेस की डेफिनेशन और कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन आपने याद कर लेनी है। इसके अलावा रियल लाइन एंड कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर
वो कमेंट ये करते हैं कि ये दोनों कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेसेस हैं। इट मींस रियल आर के अंदर मौजूद हर कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है। इसी तरह से कॉम्प्लेक्स प्लेन यानी कि सी जो हमारे पास R2 होता है वो कॉम्प्लेक्स प्लेन होता है ना, तो उसके अंदर मौजूद हर कॉची सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होती है। सो ये दोनों कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेसेस हैं। अब यहाँ एक और प्रूव है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन अ मीट्रिक स्पेस इज अ कॉची सीक्वेंस। हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो होती है वो कॉची सीक्वेंस लाजमी होती है। अब इसको प्रूव कैसे किया जाए? आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है। अब कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है कि आप पास एक्स एन एक ऐसी सीक्वेंस होगी जो किसी पॉइंट एक्स को कन्वर्ज कर रही होगी। अगर ये इसको कन्वर्ज करती है तो बाय डेफिनेशन हमारे पास एक एप्सिलॉन ऐसा लाजमी एग्जिस्ट करता है कि एक उसके लिए आपको n मिलेगा सच दैट डी ऑफ एक्स एन एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। हम यहाँ एप्सिलॉन भी ले सकते हैं, लेकिन हमने कुछ कंप्यूटेशन रीज़न की वजह से यहाँ एप्सिलॉन बाय 2 लिखा अपनी मर्ज़ी से। फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन, ठीक है। ये बाय डेफिनेशन हुआ है। अगर आपने आपको ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो आप पीछे जाइए और जाकर सीक्वेंस की डेफिनेशन को याद कीजिए। तो ये बाय डेफिनेशन की बात लिख दी। हेंस बाय द ट्रायंगल इनइक्वालिटी। अब ट्रायंगल इनइक्वालिटी की मदद से हम क्या करते हैं, हम दो टर्म्स एक्स एम और एक्स एन लेते हैं और उसके बीच में एक्स को एडजस्ट करवा लेते हैं खुद से, ठीक है। ट्रायंगल इनइक्वालिटी भी आपको आती है, तो एक्स को एडजस्ट करवाते हैं। अब चूँकि एक्स एम भी हमारी सीक्वेंस की कोई टर्म होगी तो उसका भी एक्स से डिस्टेंस फिर लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 होगा, और एक्स का एक्स एन से डिस्टेंस तो वैसे भी लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 हमने रखा हुआ है, तो ये दोनों ऐड होके एप्सिलॉन बना देती हैं। सो एक्स एम एक्स एन लेस देन एप्सिलॉन, और यही कंडीशन आपको कॉची सीक्वेंस के लिए रिक्वायर होती है कि टर्म्स का आपस का जो गैप है वो एप्सिलॉन से लेस हो जाए। सो ये एक कॉची सीक्वेंस है। सो हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, वो कॉची सीक्वेंस होती है। इसके बाद कुछ रिजल्ट्स हैं। थ्योरम अबाउट क्लोजर एनक्लोज्ड सेट क्या है? लेट एम बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ मीट्रिक स्पेस एक्स डी एंड एम बार इट्स क्लोजर एज डिफाइन द प्रीवियस सेक्शन। क्लोजर आपको याद होगा सेट और उसका जो लिमिट पॉइंट्स होते हैं, अगर उनको इकट्ठा कर लिया जाए तो क्लोजर बन जाता है। अब दो रिजल्ट्स हैं इसके ऊपर। इफ़ एक्स बिलोंग्स टू द क्लोजर इफ़ एंड ओनली इफ़ देर इज़ अ सीक्वेंस इन एम सच दैट कि दैट कन्वर्जेस टू एक्स। क्लोजर को बिलोंग करने वाला कोई भी पॉइंट क्लोजर में तब बिलोंग करेगा अगर एक ऐसी सीक्वेंस एम के अंदर एग्जिस्ट करती है जो उस पॉइंट को कन्वर्ज कर रही हो। और अगर कोई आपको ऐसी सीक्वेंस मिल जाती है जो कि उस पॉइंट को कन्वर्ज कर रही हो, यानी किसी सेट के अंदर मौजूद एक सीक्वेंस के लिए आपको पॉइंट ऐसा मिल जाता है कि वो सीक्वेंस उस पॉइंट को कन्वर्ट करिए, तो वो पॉइंट क्लोजर में चला जाता है, ठीक है। ये इफ़ एंड ओनली इफ़ के साथ है। इसका प्रूफ नीचे दिया गया है, ये आपने खुद करना है। दिस इज़ योर असाइनमेंट। सेकेंड पार्ट, एम इज़ क्लोज इफ़ एंड ओनली इफ़ द सिचुएशन एक्स एन बिलोंग्स टू एम, एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स, इम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू एम। क्या मतलब है स्टेटमेंट का कि कोई सेट एम क्लोज्ड तब होगा अगर एम के अंदर कोई सीक्वेंस मिलती है और वो सीक्वेंस कन्वर्ज करती है, ठीक है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस आपको मिलती है और वो उसके अंदर ही कन्वर्ज करती है, यानी वो पॉइंट जिसको कन्वर्ज करी है वो भी एम का ही पॉइंट है, तो एम क्लोज कहलाएगा। इसी तरह से अगर आपके पास किसी सेट में हर सीक्वेंस जो कन्वर्ज कर रही हो उसके अंदर ही कन्वर्ज कर रही हो तो वो सेट फिर क्लोज्ड होता है। तो ये भी फिर ओनली इफ के साथ है। दीज टू आर योर असाइनमेंट्स। तो अब चूँकि इसमें असाइनमेंट भी शामिल हो गई हैं, आई थिंक आपके लिए कुछ दो रिजल्ट्स बच गए हैं, ये मैं आपको करवा देती हूँ क्योंकि फिर सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। सो दीज टू आर योर असाइनमेंट्स। फर्दर थ्योरम है कंप्लीट सबस्पेस a subspace M of a complete metric space X is itself complete if and only if the set M is closed in X। सबस्पेस जो होती है, जब सबस्पेस M ऑफ अ कंप्लीट मीट्रिक स्पेस X इज इटसेल्फ कंप्लीट, यानी कि स्पेस का कोई भी सबसेट कंप्लीट कब होता है? अगर जो वो सबसेट है वो क्लोज्ड हो।
इट मीन्स स्पेस के अंदर कोई भी सबसेट अगर क्लोज है तो वो कंप्लीट होगा, और अगर वो कंप्लीट है तो वो क्लोज्ड होगा। ठीक है, सो क्लोजनेस एंड कंप्लीटनेस जो है वो इफ़ एंड ओनली इफ़ के साथ अगर करती हैं, एंड दिस थ्योरम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका प्रूव मैं आपको बाद में करवाऊंगी। थ्योरम कॉन्टिन्यूस मैपिंग स्टेटमेंट समझ लेते हैं। अ मैपिंग T from X to Y of a metric space XD into a metric space X Y D tilde is continuous at a point X naught belongs to X if and only if Xn converges to X naught implies Txn converges to Tx naught। जैसे कि मैंने ऊपर कंटिन्यूटी एक बार हम पहले भी देख चुके हैं। अब कंप्लीट मेट्रिक स्पेस के अंदर जो कंटिन्यूटी है वो किस तरह से आ रही है आपके पास। कोई भी मैपिंग जो होगी स्पेसिस में किसी मेट्रिक स्पेस की, वो कॉन्टिन्यूस किसी पॉइंट पर कब होगी, अगर सीक्वेंस कन्वर्जन किसी पॉइंट को कन्वर्ज कर रही है तो जो उसका इमेज है वो मैपिंग जो है वो भी उसी पॉइंट के इमेज को कन्वर्ज कर रही है। तो अगर आप लोग चाहें तो इसका प्रूफ भी खुद ही ट्राई कर सकते हैं। चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल सीधी सादी हैं, एक ही जैसे काम हो रहे हैं। रियल एनालिसिस आप लोगों ने पढ़ी हुई है, थोड़ा सा उसके नॉलेज को इस्तेमाल करें, और अगर किसी भी किस्म की डिफ़िकल्टी होती है इन चीज़ों को प्रूव करने में देन टेल मी। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको खुद ट्राई करना है, डम नहीं हो जाना है। अगर सारी चीज़ें मैं ही एक्सप्लेन करती रहूँगी तो आप लोग बिल्कुल ही डम हो जाओगे। तो इन चीज़ों को खुद से ट्राई करें, एक बार ट्राई दें, और फिर अगर नहीं होता है देन आस्क मी कि मैम इस चीज़ का प्रूफ हमें समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, एक बार इनको पढ़ेंगे, इनको सामने रख के देखेंगे कि वो किस तरह से प्रूफ दे रहे हैं। सो आज का सेक्शन हमारा, आज की जो वीडियो है वो इतनी ही। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।